जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। हिंदी के विविध आधारित प्रश्न हैं। तो कल के आगे के प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। अंतर में अटाए नहीं अट सकता था। प्रस्तुत पंक्ति इसी का संक्षिप्त रूप है। द्विवेदी जी का कथन है, साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर के आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, वैराग्य और गृहस्थी का, निर्गुण सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेश और अनासक्त चिंतन का, ब्राह्मण और चंडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पुनः प्रश्न वही है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका पूरा काम समन्वय की विशिष्ट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी की तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? तो यहाँ भी विकल्प होगा पद्म सिंह शर्मा है, यानी पद्म सिंह, ऐसे पद्म नहीं है, पद्म सिंह शर्मा। तुलनात्मक मूल्यांकन द्विवेदी युगनी समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ वर्ष 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना द्वारा किया। वर्ष 1908-1912 तक वे सरस्वती में संस्कृत और हिंदी कविता के बिंब प्रतिबिंब भाव की परीक्षा करते रहे। वर्ष 1910 में मिश्र बंधुओं को हिंदी नवरत्न प्रकाशित हुआ। इसमें भी तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया गया था। आगे चलकर तुलनात्मक आलोचना की धूम मच गई और लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की विशद तुलना करते हुए एक को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मनोवैज्ञानिक आलोचना की मूल में हैं कौन है? तो ये है व्यक्तिगत चिंतन। वैज्ञानिक तुलनात्मक आलोचना के मूल में व्यक्तिगत
वैयक्तिक चिंतन है। मनोवैज्ञानिक आलोचना में काव्यानुभूति के विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता है और रचना के मूल्यांकन पर कम। मनोवैज्ञानिक आलोचना के अनुसार कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना तक ही सीमित नहीं होगी। मनोवैज्ञानिक आलोचना की प्रक्रिया व्यक्तिमानस से रचना की ओर गतिशील होती है। रचना के यथार्थ से रचनाकार की सामाजिक चेतना के संबंध की उपेक्षा करती है, इसीलिए उसका व्यक्तिवादी स्वरूप इतिहास विरोधी होता है। मनोवैज्ञानिक आलोचना लेखक की व्यक्तित्व को सर्वाधिक महत्व देती है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। तो ये विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक का है। इनका प्रमुख ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। वक्रोक्ति सिद्धांत द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीय काव्यालोचना के इतिहास में कलावाद की प्रतिष्ठा हुई। अपने इंदौर भाषण के दौरान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोच के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण कहा। सुमेलित करना है। तो ये हम लोग प्रश्न देख चुके हैं। इसका मिलान करना पड़ेगा। तो योन प्लेटो का है, क्रोच का है, पैक्टिक्स क्रोच का पैक्टिस है, और अरस्तु का शायद ये है पेरीइपुस, और अब यहाँ पे हो जाएंगे लोइजाइंस। इस तरह से आपका विकल्प होना चाहिए 4-1 4-1 4-1 4, उसके बाद है 4 के बाद आपका होगा 2, और 2 के बाद होगा 3, और 3 के बाद होगा आपका 2 3 1। चलिए प्रैक्टिस सेट से व्याख्या से समझ लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ और दिया है। प्लेटो का यून है, ये सही है। प्लेटो का यून है, ये सही है, ये गलत हुआ। लोइज का पेरीइपुस है और पेक्टिस का अरस्तु है। यानी विकल्प के अनुसार आपका सी सही था। 3-4-2-1। पुनः इसको देख लिया जाए। पेरीइपुस लोइजाइंस का है, पोइटिक्स है अरस्तु का, एस्थेटिक्स का है क्रोचे, और योन है प्लेटो। बिंब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका डी विकल्प है। बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। बिंब के विषय में दिए गए कथनों में सही कथन है बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जा सकता है। भागीरथ मिश्र के अनुसार बिंब रचना काव्य का मुख्य व्यापार है। बिंबों के द्वारा कवि वस्तु, घटना
वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार और निराकार पदार्थों और मानसिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष एवं इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। काव्यों में बिंब के निम्नलिखित कार्य हैं: काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, रूप, सौंदर्य या गुण को हृदयंगम बनाना। एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो वे है विभावन व्यापार। एलियट ने अपनी बहुचर्चित निबंध हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में मूर्त विधान की व्याख्या एवं प्रतिपादन किया है। उनकी मूर्ति विधान की अवधारणा को भारतीय काव्यशास्त्र की विभावना व्यापार से संबंधित अवधारणा की एकदम निकट माना जाता है। मूलतः यह प्रक्रिया मूर्त की अमूर्त की मूर्त अथवा वैयक्तिक की निर्वैयक्तिक में रूपांतरित की प्रक्रिया है। विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को। विखंडनवाद अंग्रेजी की डिकंस्ट्रक्शन का हिंदी पर्याय है। कुछ विद्वान इसी विरचनावाद या विनिर्मितिवाद भी कहते हैं। विखंडनवाद के जनक जाक देरिदा हैं। देरिदा की प्रमुख पुस्तक है ग्रामाटोलॉजी। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो देरिदा हैं। साधारीकरण की व्याख्या सही व्याख्या है, तो इसका डी विकल्प आपका दिया है। साधारीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। व्याख्या से समझ लेते हैं। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुण, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों और सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाला नहीं होते, मनुष्य मात्र की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। उसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहस्रों मनुष्य उसी भावों या भावनाओं का थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विशेष विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबसे उसी भाव का आलंबन कर सके, तब तक उसमें रसोद्धान की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इस रूप में लाया जाना साधारीकरण कहलाता है। यही सिद्धांत यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय यानी लोगों के हृदय की पहचान हो और जो उनकी विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। अतः साधारीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाता है।
उन्नतमना उन्नतमना शब्द का सही अर्थ है, तो ये होगा उन्नतमना यानी उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। जो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त होता है उसे उन्नतमना कहते हैं। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है गारसा द तासी का। गारसा द तासी ने विक्रम संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कहना भी था, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, और कहा भी था मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। वहीं गारसा द तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो वह हैं गोविंद नारायण मिश्र। सी विकल्प आपका सही है। गोविंद नारायण मिश्र यद्यपि हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में से थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधा निधि पत्र में कुछ सामयिक और कुछ साप्ताहिक लेख ही लिखा करते थे, जो पुस्तकाकार छपकर अस्थायी साहित्य में परिगणित न हो सके। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीन गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। इनके गद्य को समास अनुप्रास में गूथे शब्दगुच्छों का अटाला कहा गया है। यानी इनके द्वारा जो गद्य लिखे गए हैं उनको समास अनुप्रासों में गूथे शब्दगुच्छों का अटाला कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध के अंतर्गत लिखा है कि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडलों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? तो ये कहा है मैथ्यू अर्नाल्ड ने। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। वर्ड्सवर्थ का विचार है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। शैली के विचार से सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों
के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेख कविता है। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रौंच ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो 4 स्तरों का उल्लेख किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रौंच सौंदर्य की व्याख्या करते समय अपने अभिव्यंजना सिद्धांतों में अभिव्यंजना के 4 भेद करते हैं। वे कला सृजन की प्रक्रिया के 4 स्तर मानते हैं। कल्पना पर पड़ा प्रभाव, उसकी मानसिक रूपात्मक और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, सौंदर्यानुभूति का आनंद, कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम रंग रेखा स्वर तथा शब्द से जनसाधारण तक संप्रेषण। क्रौंच के अनुसार चेतना की क्रियाएं, तो क्रौंच के अनुसार सैद्धांतिक क्रियाएं होती हैं, व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ दे रहा है सैद्धांतिक में सहजनाभूति अभिव्यंजना है, अवधारणात्मक अभिव्यंजना है। इधर दिया है सामान्य स्वेच्छा चालित क्रियाएं और नैतिक क्रियाएं। कला सृजन के लिए सहज और स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है? तो ये क्रौंचे ने बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक आप लोग अवश्य करें।